ऑलराइट जी, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग एज आई हैव डिस्कस्ड ऑफ द लाइन कि अगर हमें इमेजेस शो करना हमारे लिए एक चैलेंज है। अभी तक हमने नहीं सीखा कि प्रॉपर इमेजेस कैसे हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। तो इमेज तो यहाँ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इमेज को शो करना कोई मसला नहीं है। इमेज का टैग होगा और सोर्स के आगे कोई पाथ होगा। अब इमेज का जो सोर्स है वो दो में से एक पॉसिबल हो सकता है। या तो इसका सोर्स ऑनलाइन है, यानी किसी एपीआई से आपको रिस्पॉन्स में इमेज का पाथ मिल रहा हो, तो वो इमेज ऑलरेडी किसी सर्वर पे होस्टेड होते हैं, उसको कंज्यूम करना कोई मसला नहीं होता, वो हम ऑलरेडी ये कर भी रहे हैं। इमेज शो करने का दूसरा पॉसिबल तरीका ये है कि आपको स्टैटिक एसेट्स, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, आपको स्टैटिक एसेट्स में क्या क्या आता है, सीएसएस की यानी स्टैटिक सीएसएस की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, फॉन्ट्स की फाइल, यानी फॉन्ट्स आपने लगाने हो, या इमेजेस, ये सारी की सारी क्या होती है, स्टैटिक फाइल्स होती हैं। ये स्टैटिक फाइल्स होती हैं या इनको आप स्टैटिक एसेट्स बोलते हैं। अब ये वो चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने केएफसी का लोगो लगाना है। अब केएफसी के लोगो ने एपीआई के रिस्पॉन्स में तो नहीं आना, एपीआई में तो डेटा आता है। केएफसी का लोगो तो एक पिक्चर है जो हमने स्टैटिकली लगानी है। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने किसी स्टैटिक एसेट और स्पेशली इमेज को अगर रिएक्ट के प्रोजेक्ट में लगाना है बतौर लोगो, तो दैट इज द चैलेंज दैट यू आर करंटली फेसिंग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ये जो हमारा नेव बार है ना, इस नेव बार की जगह एक लोगो लगाता हूँ, यानी कोई पिक्चर, और वो यहाँ पे लगा देता हूँ। अब दो तरीके होते हैं, बल्कि फिलहाल एक ही तरीका देख लें, आगे हम चलेंगे तो थोड़ा सा दूसरा तरीका भी देख लेंगे। आपने कोई भी इमेज लगाना है ना, तो आप सिंपली सोर्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लें। इसको आप एसेट्स का नाम दे दें, इमेजेस का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें। और इस एसेट्स के अंदर आप वेरे एसेट्स और भी हो सकते हैं, तो आप इसको क्या नाम दे दें, इमेजेस का नाम दे दें। और जितने भी आपने इमेजेस लगाने हैं वो आप इस फोल्डर के अंदर रखें। ठीक। तो अब ये जो कंट्रीज वाला ना, ये मैं पार्ट कर रहा हूँ कमेंट, बिकॉज आई नीड जस्ट अ बेयर क्लीन थिंग। यहाँ लोगो पे लगाऊंगा, तो मैं एक लोगो कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे केएफसी ही। और इस केएफसी के लोगो को अगर मैं, यस दिस इज एसवीजी फाइल, सो लेट्स मूव इट, इसकी कोई पीएनजी वेरिएशन कर लेते हैं। एसवीजी भी लगा सकते हैं, इमेज कोई भी वैलिड एक्सटेंशन हो, ठीक है। लोगो, और यहाँ पे जाएं और you can use it like this whatever you like। सो हम इसको लगाएंगे और इसको यहाँ से सेव इमेज करेंगे, और कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। पहले हम उसको ढूंढेंगे, माई ऐप के अंदर सोर्स के अंदर एसेट्स के अंदर इमेजेस, ये फोल्डर मैंने खुद बनाया, ठीक है। सो मैं इसे बोल देता हूँ जी लोगो डॉट पीएनजी के नाम से सेव हो गई। अब यहाँ पे आएंगे, लोगो डॉट पीएनजी आ गई। सिंपल आपने क्या करना है, अब आपने लगाना कहाँ पे, आपको पता है कि ये नेव कहाँ शो हो रही है, आपके हेडर के कंपोनेंट में। आप होम को क्लोज करें, कंपोनेंट्स में जाएं, हेडर, और हेडर के अंदर भी क्या है, नेव बार। तो नेव बार में जाएं, और नेव बार में दिस इज द प्लेस जिसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, इमेज लगाना है। अब इमेज क्लिकेबल भी होना चाहिए, तो मैंने उसे लिंक के अंदर, ऑलरेडी वो लिंक के अंदर है, इधर रखा और यहाँ पे एक इमेज का टैग इंट्रोड्यूस करा दिया। नॉर्मली जब आप कोई भी स्टैटिक एसेट रिएक्ट में लगाएंगे ना, रिएक्ट स्टैटिक एसेट्स, तो आप रिएक्ट की रिकमेंडेड अप्रोचेस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में से जाके देख सकते हैं कि आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक अप्रोच ये है कि आप इमेजेस को सोर्स फोल्डर के अंदर इमेज बना के, फोल्डर बना के कोई नया, उसके अंदर सारे इमेजेस रख लें। दूसरी लोकेशन है कि आप एसेट्स को पब्लिक फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। तो अभी हम पहली अप्रोच को डिस्कस करेंगे, हमने इमेजेस को किधर रखा है, सोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए तो एडिंग इमेजेस, फॉन्ट्स एंड फाइल्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, बेसिकली आपके स्टैटिक एसेट्स। बेसिकली मसला हमारा ये है कि हम यूज कर रहे हैं वेब पैक, और वेब पैक है मॉड्यूल बंडलर। वेब पैक क्या है, मॉड्यूल बंडलर का मतलब क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट हम अल्टीमेटली बिल्ड करते हैं या रिएक्ट इसको रेंडर करता है, तो रिएक्ट पहले क्या करता है, जितने भी एसेट्स होते हैं सारों को वेब पैक में डाल के
बंडल कर देता है। बंडल करने का मतलब ये है कि रिएक्ट के बैकएंड में ना ये वेब पैक चल रहा होता है। ये मैंने गालिबन पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था कि वेब पैक का मकसद क्या है। अब जरा देखें, जेएस, जेएस, पीएनजी, सैस, एचबीएस, सीजेएस, सैस, जेपीजी, सैस, ये सारे के सारी चीजों को पकड़ता है, बंडल करके आपको ये स्टैटिक सेट्स दे देता है। तो अल्टीमेटली आप रिएक्ट ऐप के इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको एक या दो लिंक फाइल मिलेगी, हालांकि आपने बहुत सारी यूज की होंगी। ये बंडलिंग हो रही होती है बैकएंड पे। अब इमेजेस को राइट जगह पे प्लेस करना इसलिए जरूरी है कि उन इमेजेस को ऐसी जगह पे रखें जहां से वेब पैक उनको पकड़ के बंडल कर सके। समझ आई बात? इसलिए ये पाबंदी है जी कि आप उनको उठा के सोर्स के फोल्डर के अंदर रखें और फिर बाकी सारे मामला करें। खैर, आगे भी हो सकता है, लेकिन तो ये कह रहे हैं जी कि विद वेब पैक, पहला लफ्ज, यूजिंग स्टैटिक एसेट्स लाइक इमेजेस एंड fonts वर्क सिमिलर to CSS. You can import a file right in the JavaScript module. This tells Webpack to include the file in the bundle. ऐसा काम करेंगे तो ये Webpack को अलाउ करेगा कि वो इस फाइल को बंडल में डाल दे। Unlike CSS imports, importing a file gives you a string value that सारी करनी पड़ी। तो सिंपल उसने तरीका ये बताया भाई, import logo from this tells the Webpack this JS file uses this image. ये काम Webpack को ये बता रहा है जो कि behind the scene यूज हो रहा है, और ये तरीका बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में। समझ आ गई बात? अब हम यहाँ पे जाएंगे, हमने उसे इमेजेस के अंदर रख लिया है, यहाँ पे हमें सोर्स में चाहिए, हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, कोई भी नाम दे दें, वेरिएबल का नाम आपकी चॉइस का होगा। तो लोगो img कह दें, सिर्फ लोगो कह दें, व्हाटसोएवर। कहां से इंपोर्ट करना है, साथ में इसको पाथ भी दे दें, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में नहीं, एक डायरेक्टरी पीछे जाएं, इमेजेस या एसेट्स का फोल्डर मिला, इसके अंदर आपको इमेजेस का फोल्डर मिला, और इसके अंदर आपको लोगो डॉट पीएनजी का फोल्डर मिला। तो स्टैटिक एसेट्स को अपनी जेएस के मॉड्यूल में, अच्छा मॉड्यूल क्या होता है, जरा पहले एक लफ्ज अभी ये भी आया जी कि हमें मॉड्यूल समझ नहीं आया। आपको पता है कि ES6 में जावास्क्रिप्ट में हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी दे दी, जो वनीला जेएस में नहीं होती। ठीक, इससे ये हुआ कि आप अपनी एक पूरी बड़ी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन कर लें छोटे छोटे पीसेस में, हर पीस को एक अलग फाइल में डाल दें, उसको एक्सपोर्ट करें और किसी दूसरी फाइल में यूज कर लें। वो जो एक बड़े जावास्क्रिप्ट के कोड को आपने छोटे से पीस में डिवाइड कर दिया, वो एक मॉड्यूल है। नाउ ईच फाइल इज अ मॉड्यूल, या यूं समझ लें कि ईच कंपोनेंट इज अ मॉड्यूल, या कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इज नथिंग लाइक दैट। मॉड्यूल्स कैन बी एक्सपोर्टेड, मॉड्यूल्स कैन बी, अब समझ आ गई लफ्ज मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो मैंने कहा जी लोगो इमेज ये यहाँ पे कर लो कंसिडर, और इसको मैंने यहाँ से, अब चूंकि ये वेरिएबल आ चुका है तो इस पूरे पाथ को इसने इस वेरिएबल में सेव कर दिया। तो मैं, आपको पता है कि जब भी कोई डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले, तो ये डायनामिक नहीं है लोगो इमेज, और अब अगर मैं इसे सेव करता हूं, वेब पैक को अब कोई मसला नहीं होना चाहिए इसके साथ, और नहीं हुआ। ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ वेब पैक को। वही मसला ये हुआ है कि वो साइज बहुत बड़ा है, वो तो हमारा मसला है ना, वो वेब पैक का मसला तो नहीं है। हमने तो जितनी साइज का इमेज दिया उसने रेंडर कर दिया। तो इसका फिलहाल हल ये है कि आप इनलाइन स्टाइलिंग देके इसको कंट्रोल कर लें, बिकॉज अगला आज का टॉपिक हमारा है ही स्टाइलिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो मैं फिलहाल इसको क्या देता हूँ जी, विड्थ दे देता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक 100 पिक्सल्स। तो स्टैटिक इमेजेस जितने भी हैं यूजिंग दिस वे, अब क्योंकि स्टैटिक इमेजेस में सिर्फ इमेजेस तो नहीं होते, स्टैटिक एसेट्स में फाइल्स भी होती हैं। तो अब अगर आपकी कोई सीएसएस की फाइल है तो वो भी स्टैटिक एसेट है ना। या मेरे पास एक index.css की फाइल बनी है, स्टैटिक है ना, इसको अगर आपने करना है ना इंपोर्ट, तो आप इसको भी कर लें, इंपोर्ट। सिर्फ इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं करेंगे, हालांकि कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है, वो भी चल के बताऊंगा। सिंपल यहाँ पे सीएसएस का पाथ दे दें, इस फोल्डर में
यहाँ इमेजेस या पेजेस का फोल्डर है, वहीं index.css पड़ा हुआ है ना, index.css। आप इसकी इंटेलिजेंस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो इंटेलिजेंस मुझे आ भी रही है ना, ये भी कुछ एक्सटेंशंस की वजह से आ रही है। अदरवाइज जाहिर है VS कोड एक टूल है ना, वो उसकी भी तो लिमिटेशन है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी इंटेलिजेंस का ठेका उसने उठाया हुआ है, कुछ हमारा दिमाग भी है, हमने भी यूज करना है। लेकिन अगर आपका फ्लो ठीक है, आपको पता है कि ये फाइल किधर पड़ी हुई है, मुझे पता है जी कि मैं इस वक्त खड़ा किधर हूँ, नेव बार के अंदर, इससे एक डायरेक्टरी पीछे जाऊंगा तो मैं किधर आ जाऊंगा, सोर्स के अंदर, और सोर्स के अंदर मेरी पड़ी हुई है index.css। That's it। ये कंपोनेंट के अंदर ही खड़ा हूँ ना, एक डायरेक्टरी पीछे जाऊंगा तो कंपोनेंट से बाहर निकल जाऊंगा, कंपोनेंट में तो नहीं जाऊंगा। एक डायरेक्टरी पीछे गए तो कंपोनेंट से बाहर आ गए ना। फाइल को कंसिडर ना करना, फाइल पाथ में कंसिडर नहीं होती। नहीं नहीं, फाइल से ऑलरेडी वो निकला होता है, यानी वो फोल्डर में पड़ा होता है, क्योंकि फाइल की एग्जिस्टेंस किसी फोल्डर में होती है। ठीक है, ये भी स्टैटिक एसेट है CSS। अगर कोई फंड की फाइल है उसको भी ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिक एसेट्स को इंपोर्ट करने का तरीका आ गया। अब कोई भी इमेज आपको स्टैटिकली लगाना है और डायनामिकली लगाना है, तो आपको पता है डायनामिकल इमेज कहां से आएगा, सर्वर से आएगा। वो तो पहले लगा लिया कल आपने API के थ्रू, उसमें तो मसला ही नहीं हुआ। तो जितने भी आपने स्टैटिक इमेजेस यूज करने हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने करना है जी अगला काम। आज तक हमने CSS लिखने की कोई एक स्ट्रेटेजी भी नहीं पड़ी। हम क्या कर रहे हैं, जहां भी हमें CSS लिखना था, हमें index.css या app.css एक फाइल थी जो हमने डिलीट कर दी, उसमें जाके CSS लिखते थे और वो आपकी एप्लीकेशन में ग्लोबली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, कर ले। आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, CSS बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स। आपको पता है अगर आपने फ्रंट एंड की है तो आपकी एक फाइल CSS की कोई 100 या थाउजेंड्स ऑफ लाइंस पे चली जाती है। तो फिर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की CSS को सीधा करना पड़ेगा तो हो सकता है बाकी किसी और को ब्रेक कर दे। तो जिस तरह हमने कहा है ना मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूल निकला है मॉड्यूलर से, और मॉड्यूलर कहते हैं ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स इनटू द स्मॉलर थिंग्स। तो मॉड्यूलर अप्रोच ये है कि जिस तरह आपने HTML के डिजाइन को मॉड्यूल्स में ब्रेक किया है, कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, CSS को भी ब्रेक कर दें, और ऐसे ब्रेक करें कि हर कंपोनेंट की अपनी CSS हो। मिसाल के तौर पे आप नेव बार का कंपोनेंट बना रहे हैं तो नेव बार की CSS भी अपनी हो और नेव बार की स्टाइलिंग CSS ही होती है ना, CSS भी अपनी हो और JSX भी अपनी हो। मेन CSS भी अपना, JSX भी अपना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट ना करें, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट ना करें। तो आज मैं नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उस नए में कराता, लेकिन वो नहीं हो सका, तो मैं इसी में करा दूंगा आपको। अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे तो जरूर बताइएगा। मैं एक अभी तक जितना काम कराया ना CSS के बारे में वो सारा वैलिड है। अब जो करा रहा हूं ये इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग एडवांस अप्रोच है। ठीक, जो अप्रोच मैं अभी कराने लगा हूं ना मॉड्यूल CSS इन React, one of the most beautiful approach of using CSS। आसान है और मजे की चीज भी है। ब्रेक डाउन कर देंगे हम, जैसे कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन किया ना। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, HTML के सारे पूरी फाइल को ब्रेक डाउन कर दिए, कंपोनेंट में CSS फिर भी एक ही फाइल में। तो इससे ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपने कंपोनेंट लिखा, आपके ही कंपोनेंट को उन्होंने रीयूज करना है, तो क्या होगा, CSS की सारी फाइल शेयर करेंगे आप साथ। जो भद्दा हुआ ना, अगर उस कंपोनेंट को CSS भी उसकी अपनी मिल जाए तो वो इंडिपेंडेंट एक पोर्टेबल चीज बन जाएगी कि वो पूरा कंपोनेंट का फोल्डर उनको उठा के दे दें, उसकी CSS भी उधर ही, उसका JSX भी उधर ही। पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। तो हम यूज करेंगे एडिंग अ CSS मॉड्यूल्स स्टाइल शीट। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर कंपोनेंट की CSS को भी अलग ही लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। वो ये कह रहे जी कि बाकी कहानियां तो आप पढ़ लेंगे और ना भी पढ़ें तो सिर्फ मेरा बताया हुआ काम समझ लें। सिर्फ वो ये कह रहे जी कि आप CSS को जो भी फाइल देंगे ना, नेम देंगे, आप अपना नाम दें CSS की स्टाइल शीट को, साथ में ये लाजमी लिखें .module.css। अगर आपने CSS को भी ब्रेक करना है और मॉड्यूल बेस्ड करना है तो आप क्या करेंगे, CSS कोई भी फाइल का स्टाइल का नेम, स्टाइल शीट का नेम,
डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस मस्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बटन का कंपोनेंट बनाया तो बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस करेंगे आप, इंस्टेड ऑफ ओनली बटन सीएसएस, ठीक है। अब जरा यहां पे चलते हैं। मैं जब भी कोई नया, अब मैंने नेवबार के कंपोनेंट को इसी तरह करना है जो मैं कर रहा हूं, तो मैं एक काम करूंगा, कंपोनेंट के अंदर दो के बजाय, सॉरी, कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट फाइल बनाने के बजाय मैं एक फोल्डर बना दूंगा, नेव बार। इस नेव बार के अंदर मैं इस नेव बार को उठा के ले जाऊंगा। ये एरर इसलिए आया कि जहां जहां ये यूज हुआ है वहां पाथ ब्रेक हो गया, वहां से जाके हम अपडेट कर देंगे, लेकिन अपडेट बाद में करेंगे। साथ ही इसके अंदर एक और फाइल बना लें, नेवबार डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ये नाम सीएसएस का जरूरी नहीं है इससे मैच करे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैंने देखा है कि नेवबार जेएसएक्स है तो इसकी सीएसएस को भी क्या कहलाना चाहिए, नेवबार डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। अब जहां जहां नेवबार यूज हुआ है, प्रोबेबली हेडर में यूज हुआ है, वहां जाके इसका पाथ अपडेट कर दो। अब ये नेवबार क्या हो गया, नेवबार के फोल्डर के अंदर नेवबार आ गया, ठीक हो की बात। अब ये कहीं और भी यूज हो रहा होगा तो मुझे कह रहा है जी कि नेवबार डॉट जेएसएक्स के लाइन नंबर 7 में कोई एरर है, नेवबार डॉट जेएसएक्स के लाइन नंबर 7 में कोई एरर है। अच्छा, मैं इसको अगर रिमूव कर दूं थोड़ी देर, इसका पाथ मेरे हाथ में ब्रेक तो नहीं हो रहा। मॉड्यूल नॉट फाउंड, कांट रिजॉल्व एसेट्स इमेजेस लोगो पीएनजी। ओह यस, ये इमेज का पाथ। अब हमने ये ब्रेक, मतलब ब्रेक का पाथ चेंज हो गया क्योंकि हमने नेवबार पहले किसी और फोल्डर में था और अब नेस्ट हो गया मजीद। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, नेवबार.jsx और नेवबार.module.css, और अब काम ये सारा एज इट इज करेगी मेरी एप्लीकेशन। लेकिन बैकएंड पे जब जबरदस्त बात हुई है वो ये है कि नेवबार के सारे स्टाइल सिर्फ नेवबार में होंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को सीएसएस भी 8-10 लाइनों की होगी, 10 लाइनों का कंपोनेंट, 10 लाइनों के सीएसएस, बिल्कुल सिंपल, इजी टू मैनेज, इजी टू डिबग, इजी टू मेक इट अ पोर्टेबल और समथिंग लाइक दैट। सो अब हमने क्या करना है जी, इससे भी अच्छी एक और अप्रोच है। वो अप्रोच ये है कि देखिए, जहां हम नेवबार को इंपोर्ट कर रहे हैं ना हेडर के अंदर, वो हम क्या कर रहे थे, /नेवबार, बड़ा लग रहा है देखिए। तो आप क्या करें, इस फोल्डर के नाम को ही रखें, इसको रिमूव कर दें। उसके लिए जरूरी है कि इस नेवबार के बजाय आप इसको नाम दे दें इंडेक्स। बात समझ आ गई। अब बेसिकली जब आप फोल्डर का नाम लिखेंगे तो ये फोल्डर के नाम के अंदर इंडेक्स को ऑटो पिक कर लेगा। यस, उससे ये हो जाएगा कि बहुत ज्यादा नेमिंग कन्वेंशन से बच जाएंगे आप। तो अब आपने जब भी कंपोनेंट बनाए तो अब आपका कंपोनेंट ऐसा ऐसा पूरा हो रहा है कि कंपोनेंट का मतलब ये है ना कि एवरीथिंग शुड बी शिप्ड विद इट, इसको किसी और पे रिलाय, कंपोनेंट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टाइल वाइज, बाकी सब लॉजिक वाइज। तो ये हो गया जी एक कंपोनेंट। आप इन सारों के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अब इसके ब्यूटिफिकेशन क्या है जरा गौर से देखिएगा। CSS modules allows the scoping of CSS, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। CSS modules allow the scoping of CSS by automatically creating a unique class name of the format this। स्कोपिंग का मतलब क्या है, मैंने ना यहाँ पे navbar.module.css लिखा, इसमें क्लास बनाई, टेस्ट की, इसमें दिया कोई भी स्टाइल BGC वाइट, ये क्लास में यूज करूंगा किधर, इधर। हो सकता है कि मैं नया फोल्डर बनाऊं कार्ड, और उसके अंदर card.module.css, उसमें भी सेम क्लास दे दूं टेस्ट। तो 2 क्लासेस को कन्फ्लिक्ट करना चाहिए। CSS में 2 क्लासेस सेम नाम की नहीं बना सकते, नहीं हो सकती ना। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको परेशान होने की जरूरत
नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉड्यूल डॉट सीएसएस वाला काम है, ये ऑटोमेटिकली स्कोपिंग को एडजस्ट करता है। कैसे? आप जो भी क्लास देंगे, ये उसका प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देगा। मिसाल के तौर पे आपने दिया ना टेस्ट, तो ये पहले क्या एम्बेड करेगा? फाइल का नेम। फिर क्या एम्बेड करेगा? अंडरस्कोर क्लास का नेम विच इज माय टेस्ट। और फिर क्या एम्बेड करेगा? एक यूनिक हैश खुद से जनरेट करके। तो आपकी क्लास को यूनिक बना देगा वो खुद। तो अब अगर आपकी क्लासेस सेम नाम की क्लासेस मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज हो रही हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। इंटरनली ये काम खुद ब खुद हो रहा होगा यूजिंग दिस मॉड्यूलर अप्रोच। यस, वो सिर्फ स्पेसिफिक टू दैट फोल्डर। स्कोप्ड का मतलब वो उसका डिफाइन हो गया कि ये वाली क्लास सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्कोप में ही चलेगी, इससे बाहर इसका स्कोप खत्म। जरा आप गौर से देखिएगा एक और चीज, उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है वो। ये वो कह रही कि नो क्लैशेस फ्रॉम अदर एरर्स। मिसाल के तौर पे आपने एक क्लास दी ना एरर की, और ये एरर की क्लास आपने 10 कंपोनेंट है, 10 के 10 में एरर की क्लास, एरर 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 एरर। वो कह रहा है जी क्लैश नहीं होगी। वजह, इसको आपने यूज कहां किया है? फाइल का नेम विच इज बटन अंडरस्कोर error which is the class name, this underscore hash which is the unique string generated by React। तो आपकी क्लास ये हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि अगर एरर ही की क्लास कार्ड के कंपोनेंट में होगी, तो वो क्या बनेगी? कार्ड, एरर और यूनिक हैश। दैट्स द एंटायर फिलॉसफी of breaking down the CSS and writing CSS for the individual components and the most modern approach obviously as well। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? आप आइंदा के बाद कंपोनेंट्स के फोल्डर में या पेजेस के फोल्डर में फोल्डर बनाएंगे, उस नाम का फोल्डर जिस नाम से कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, उसके अंदर index.js और कंपोनेंट के नाम की फाइल। इसको भी कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप वो मीनिंगफुल। और फिर आप उनको यूज, अच्छा अब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है स्पेसिफिकली अभी भी, क्योंकि देखिए ना index.js और navbar मॉड्यूल आपस में लिंक। तो इनको काम करने के लिए क्या करना है? मुझे index.jsx में जाना है और क्या करना है? import डायरेक्टरी में ही है ना, navbar डॉट मॉड्यूल डॉट css। ठीक हो गई बात? तो लें जी सर, मैं जरा क्लास अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ टेस्ट की। तो मैं टेस्ट की क्लास नेव बार में बीजी लाइट की जगह क्या दे देता हूँ? टेस्ट। टेक्निकली मेरी क्लास का नाम क्या बनना चाहिए? फाइल का नाम अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर हैश। अगर मैं यहां जाता हूं और अगर ये क्लास अप्लाई हुई है कहीं, इसका मतलब है मेरी क्लास मॉड्यूल में अभी तक अप्लाई प्रॉपरली नहीं हुई, क्योंकि अगर उसने होना होता तो ये बजाय टेस्ट के वो क्या देती? प्रॉपर वो देती। जैसे मतलब समथिंग व्हिच आई स्टिल एम मिसिंग। ठीक है, इंपोर्ट सीएसएस मॉड्यूल स्टाइल शीट एट द स्टार्ट, इंपोर्ट स्टाइल्स। और यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया, बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ये काम तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ ना? ठीक है, विच इज दिस वन, विच इज वेयर ये navbar डॉट मॉड्यूल डॉट css। इसको आप अब इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कुछ भी आप मॉड्यूल डॉट css में लिखेंगे ना, जितनी भी ऑब्वियसली क्लासेस लिखेंगे, जो कुछ से मुराद आप क्या लिखेंगे, वो तमाम की तमाम क्लासेस एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगी। ये स्टाइल्स क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
और ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ठीक, इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं इस टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग के लिए स्टाइल कर, ये ऊपर वाला स्टाइल्स, और इस स्टाइल्स में सीएसएस में से सारा कुछ बन गया ना, प्रॉपर्टीज डॉट। समझ आ गई बात। अब आपके पास यहाँ अगर दो क्लासेस होती, एक टेस्ट होती, एक एबीसी होती, एक एक्स वाई जी होती, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, एक ही स्टाइल में, स्टाइल डॉट एबीसी, स्टाइल डॉट एक्स वाई जी, स्टाइल डॉट स्टाइल्स डॉट टेस्ट। वो क्लास नेम, वो स्पेसिफिक क्लास नेम। नाउ कमिंग बैक टू दिस, will actually have its effect above error occurred in the nav component adding error boundary to your tree style prop executes a mapping style properties। again कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं अगेन, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि styles dot error, ये क्लास नेम में लेना है, I'm missing again। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास नेम तो ऑलरेडी है, इसमें ये क्लासेस तो ऑलरेडी बनी पड़ी हैं, हमने इसमें एक और क्लास देनी है। आपको पता है कि हम ये काम इधर तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि डबल कोट्स है, ये काम किस में यूज कर सकते हैं, जब हमें बैकटिक, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं पढ़ा हुआ आपने, नहीं पढ़ा हुआ, अरे चले मैं उसको भी समझा देता हूँ। मैं ये भी रिमूव करता हूँ और मैं ये भी रिमूव करता हूँ, इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ और इधर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, और मैं यूं और यूं बैकटिक में रख देता हूँ। ठीक, ये ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ये जो क्लासेस पहले से लगी हैं, ये लगी रहें, इनके साथ एक और क्लास लगा दो, और वो क्लास है विच इज स्टाइल्स डॉट, हो जाएगी बात। ये जो काम है ना, बैकटिक वाला क्या चक्कर है, और बैकटिक में कोई डायनामिक वैल्यू देनी है तो इसका क्या चक्कर है, लेट मी एक्सप्लेन इट, बट फर्स्ट लेट अस गेट आवर थिंग डन। अब मैं आता हूं वापस और लेट अस मूव दिस डाउन अ बिट और एलिमेंट्स में जाएं और यहां से टेस्ट करें। तो कैन यू सी द क्लास navbar अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर हैश। ठीक, दिस इज द वे कि आप जब भी कहीं स्टाइल्स यूज करें तो यही तरीका यूज करें। रही बात इसकी, तो जरा ये इसको देख लें। नॉर्मली हम लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, लेट ए इक्वल्स टू यासिर, और ही इज ईयर ओल्ड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एज इक्वल्स टू 33। मैं लिखना चाहता हूँ कि यासिर इज एज ईयर ओल्ड, जो भी एज आई। तो अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं ना, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रिंग के अंदर डायनामिक वैल्यू देने के लिए हमें पहले स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, फिर डायनामिक वैल्यू, फिर जो अगली रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसके साथ इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ये तरीका है, पढ़ा ना ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने कहा यार मॉडर्न तो ना हुआ ना फिर ये काम, ये तो फिर पुराना ही हो गया। आपको मैं जरा तरीका बताता हूँ, इससे अच्छा है, पसंद ना आए पैसे वापस। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहता है ये काम ना करें भाई, आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर लें। वो क्या है, मैं ये काम करने लगा हूं, लेट बी इक्वल्स टू
उसने कहा यार ये क्या, आप पहले स्ट्रिंग को ब्रेक करो, उसका एक पार्ट स्ट्रिंग बनाओ, बीच में डायनामिक वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करो, फिर अगली स्ट्रिंग बनाओ, बड़ा लंबा चौड़ा। छोड़ो पर यार, दफा करो। उसने कहा जी ये काम कर लो आप। उसने कहा जी पहले सिंपली स्ट्रिंग को अपना बैक टिक्स में बदल दें। आपको वैसे पता है कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कांस्टेंट सिंगल कोट्स में भी आता है, डबल कोट्स में होता है और बैक टिक्स में होता है। आज आपको फर्क पता लगेगा कि बैक टिक्स में क्यों रखते हैं। फिर उसने कहा जी कि जहां आपको डायनामिक वैल्यू एम्बेड करनी हो ना, आप स्ट्रिंग को ब्रेक ना करें, नहीं कॉन्कैटिनेट करें, आप सिंपली डॉलर साइन और दो ब्रैकेट्स लगा दें और इसके अंदर डायनामिक कंटेंट। दिस इज नाउ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नाम सुन के ना जब मैंने सुना तो पहले तो मैं पता नहीं क्या बुला है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। गॉट इट? तो जब भी आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई डायनामिक पार्ट इंजेक्ट करना हो, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है जेएसएक्स में, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर ले? बैकटिक्स। आप जरा यहाँ पे देखिए, वापस आ जाए। पहले ये डबल कोट्स में था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि सारी क्लासेस क्या थी? स्टैटिक थी, स्ट्रिंग्स थी। अब मुझे सीएसएस को मॉड्यूल बना के उस मॉड्यूल की क्लास को लाना है, और साथ ये भी मेक श्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं वो रहें, अदरवाइज तो बूटस्ट्रैप ही खत्म हो जाएगा बीच में से। वो रहें, साथ में मेरी एक्स्ट्रा क्लास आ जाए, तो वो एज इट इज रहने दें, साथ में स्टाइल्स डॉट। अब आपने इसको कोई और क्लास देनी है तो फिर आप ये करें, स्पेस देके ये नहीं, डायनामिक नहीं लगा सकते, स्टैटिक तो स्ट्रिंग बना लगते हैं स्पेस के साथ। स्टाइल्स डॉट एबीसी, तीसरी क्लास भी दे दें, स्टाइल्स सॉरी डॉट। बेसिकली मेरे पास कितनी क्लासेस आनी चाहिए? तीन एडिशनल मेरी वाली आनी चाहिए जो कि मॉड्यूल से आ रही हैं। navbar underscore test hash navbar underscore abc hash navbar underscore xyz hash। so this way अगर आपकी क्लासेस, वो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो भी गया है वाइट, क्योंकि मैंने मेरी क्लास का बैकग्राउंड क्या है, पहले वो ग्रे था। यस, नहीं इधर से मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, कसम अल्लाह की हो रहा है ना। मैं मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है नहीं? तो अब ये जो नेवबार की सीएसएस है, ये इसके अपने मॉड्यूल सीएसएस की आ रही है। अब आपके दोनों इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं आपका। आप ठहर जाए, ठहर जाए, 2 मिनट ठहर जाए। गुड क्वेश्चन। आपने इमेज की विड्थ इधर लगाई है ना? छोड़ देना भाई इसको, अब इधर लें, W200 विड्थ 100 पिक्सल्स, इसको 100 ही बना। कोई चीज भाई, सारा कुछ तो हो चुका है। इसको आप दे दें क्लास नेम इक्वल्स टू और STYLES स्टाइल्स डॉट W, सॉरी नॉट W100। एक बात का और भी ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये जो क्लास नाम यहां देंगे ना, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते। समझ आई बात? आपको होता है ना वेरिएबल नेम में, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम भी वेरिएबल ही होता है। आप इसको क्या बोल दें? W100, और इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल्स डॉट W100। इमेज की विड्थ 100 ही होगी। इनलाइन नहीं दिया, मॉड्यूल में दिया। इससे ये भी साबित हो गया अगर क्लास नाम है ही एक, तो फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की भी जरूरत नहीं है। कि अगर क्लास नेम है ही एक, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की भी जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट। दो में भी अगर दोनों डायनामिक हैं तो फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की फिर भी जरूरत नहीं है। अगर एक डायनामिक है और एक स्टैटिक बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास आ रही है तो फिर। बाय द वे, हाँ सॉरी बोले।
यस बिल्कुल यस styles डॉट समथिंग ठीक हो गया जी। नहीं आई गेस कि कुछ खराब ना हो जाए। लेट मी चेक आप वाला पॉइंट ना, क्योंकि मैंने ना, क्योंकि आई एम नॉट अ प्योर फ्रंट एंड डेवलपर, ये सारी चीजें पता है लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मैंने नहीं की नहीं। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यू आर द फ्रंट एंड डेवलपर्स एंड इट्स योर रिक्वायरमेंट टू डू दिस। और ये बताया मैंने तब है जब आपने सवाल पूछा, अदरवाइज मैं बहुत आगे चला गया था एपीआई की तरफ। तो इससे एक बात ये भी साबित हुई कि जितना आप पूछेंगे उतना आप सीखेंगे। मेरे पे ही नहीं रिलाई करना सब कुछ, सारा कुछ सारे 10 ही देना। एनीवेज, पिछले किसी भी मंथ स्टैक के 10 बैचेस में से मॉड्यूल सीएसएस किसी को नहीं बताया, किसी ने नहीं पूछा। मैं विजन मंथ स्टैक के पहले दिन कहा था कि दिस इज नॉट द फ्रंट एंड कोर्स। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं और आपके जहन में कोई अप्रोच है कि यार मेरे ख्याल में ये वाली चीज, जैसे आप सैस कह रहे हैं, अब आपका सवाल है जी कि सैस ठीक है मेरे ख्याल में, तो मैं बताने लगा। अगर आप ना पूछते तो मैं फ्रंट एंड थोड़ा ही करा रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो हमसे थोड़े समझदार होंगे ना, जब उनको जरूरत पड़ेगी खुद क्यूरी कर लेंगे। और जब खुद क्यूरी करेंगे तो कोई मुश्किल काम है। मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन खोली, सिर्फ पहली लाइन पढ़ाई, सारा कुछ नहीं क्लियर हो गया। दिस इज व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज रीड इट। सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता, प्लीज रीड इट। वो कर लेंगे, रीड करेंगे तो। एनीवेज, सो अभी मैं एक वो जो आप कह रहे हैं ना 2 क्लासेस के लिए, तो ये एरर दे रहा है 2 क्लासेस के केस में। styles.abc still I do have the class but it is not accepting it, and in that way what we need to do is, कोई काम करना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, अच्छा वही आपने पूछ लिया, वरना आप फिर खपते और फिर आपको ना समझ आती तो फिर आप प्रॉब्लम में होते। और दिस, और फिर दिस और दोनों क्लासेस लग गई हैं उसको। किसको, इमेज को। कर ले इंस्पेक्ट, देख रहे हैं W100 और एबीसी। सो नाउ दिस इज अप टू यू। अब बात आती है जी सैस की। अच्छा, मैंने खोला क्या हुआ, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हम यही पैकेज यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन ओपन करने, ऐप नहीं चलाने के। अच्छा, यहां जाएं, अगला टॉपिक है एडिंग अ सैस स्टाइल। अब अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन को एम्फसाइज ना करना होता तो शायद मैं ये डॉक्यूमेंटेशन होता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें ऑलरेडी, मतलब आप जैसे और हम जैसे कई और लोग भी हैं जो ट्राइयां कर रहे हैं। और ये जो सीखने वाला कीड़ा है, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों में होता है ना। ये होना चाहिए क्यूरियोसिटी, यार ये करूँ तो क्या। और फिर इस कीड़े की दवाई भी खुद ही लेनी है, मतलब ये नहीं कि किसी की। एनीवे, आप कह रहे हैं जी कि generally we recommend that you don't use, yeah, you don't reuse the same css classes across the different components. For example, instead of using button css class in accept button and reject button component, we recommend creating a button component with its own button styles, both accept and can render but not inherit. Anyways, following is the rule of जो भी है, to use sass, हम बेसिकली sass में फर्स्ट इंस्टॉल, पहले इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करना। लेट्स डू दैट क्विकली फॉर यू। आज का लेक्चर अगर इसी पे है तो हम इसी पे ही, सीएसएस को डिफरेंट तरीकों से लिखने का। तो मैंने सैस इंस्टॉल कर लिया। नाउ यू कैन रीनेम ऑल द सीएसएस फाइल्स टू सैस फाइल्स, .css to .scss। मुश्किल काम, वो एचटीएमएल में तो यही करते थे। CSS to SCSS एंड अपडेट, जहां जहां इंपोर्ट हो रही हैं उनको अपडेट भी कर दें। To share variables among SAS files, you can use the SAS use rules. For example, this another component style this at use shared.css। अब आपके कुछ स्टाइल्स हैं जो आप, 4 कंपोनेंट्स हैं और एक स्टाइल है जो चारों में शेयर हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम स्टाइल है तो आप कार्ड के कंपोनेंट में भी वो रीराइट करें, आप हेडर में भी रीराइट करें, आप फुटर में भी रीराइट करें। उससे बेहतर है कि आप क्या बना लें, एक फाइल सैस की बना लें जो शेयर्ड हो
और उस शेयर्ड में जितने भी कॉमन स्टाइल्स हैं जो सब में यूज होने हैं वो उसमें रख दें, और उस शेयर्ड फाइल को जब इंपोर्ट करें तो आप क्या करें, @use share.sas, ठीक। और ये हम आगे चल के शायद कहीं इसको पढ़ेंगे भी, या नहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, मैंने कभी ये यूज नहीं की इसलिए। कॉमन फाइल्स नहीं, फाइल्स, लफ्ज फाइल्स गलत है ना, कॉमन स्टाइल्स, ठीक है। इसको आप या तो यहाँ से, हाँ, उसके लिए तो भाई स्टिल आपके पास इंडेक्स है ना, ये ग्लोबल के लिए तो है, ग्लोबल इधर रखें, या एक शेयर्ड ग्लोबल बना लें अपनी सेस की फाइल उस पर रखें। अब चूंकि मैंने सेस यूज नहीं किया तो शायद मैं आपको उस तरह से प्रॉपर एग्जैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में सही ना करके बता सकूं, तो बेहतर है कि आप या तो इस डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लें, या सिंपल बेसिक तो आपको पता लगे यूट्यूब की एक वीडियो देख लें, इंटीग्रेटिंग और एडिंग सेस टू द रिएक्ट प्रोजेक्ट, यू विल गेट टू द पॉइंट, ठीक। दैट्स प्रीटी मच इट। जो कंफ्यूजन्स आपको पॉसिबल थी लगना, और फिर मॉड्यूल सीएसएस कैसे स्कोप बेस्ड सीएसएस और उसकी यूनिकनेस का ख्याल रखती है, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। एनीथिंग एल्स? टाइम का, ये जो पढ़ाया है उसका